वेलकम एवरीबॉडी। मेरा नाम है जगजीवन और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वॉरियर जोन में। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंजक्शंस। ठीक है, जब हम कंजक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे कंजक्शंस लिखे हुए हैं। इवन जो हमारा सबसे बेसिक कंजक्शन होता है वो होता है एंड। अब एग्ज़ाम में ना जो कंजक्शन बेसिस पे जो हमें एरर्स आएंगी वो किस तरह की आएंगी। हमेशा जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम की बात करते हैं डिफेंस के, चाहे फिर वो सीडीएस हो या एफकैट हो या एनडीए हो, उसमें जो कंजक्शन को बेस बना के स्पोर्टिंग एरर्स दिए जाते हैं उनमें क्या चीज़ होती है, हमें तीन तरह की जो कह लो एरर्स हैं वो वहाँ पे आती हैं। कैसे? पहली एरर्स तो होती हैं पेयर बेस पे, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ पेयर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, जो बेसिक जहाँ पे जब भी हम कंजक्शंस की बात करते हैं, बहुत सारे कंजक्शंस हैं। जैसे हमने कंडीशनल सेंटेंसेस किए थे, मैंने कहा था कि इफ़ भी यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है, व्हेन यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है, एंड मैंने आपको बताया कि ये हमारा बेसिक कंजक्शन होता है। तो कंजक्शंस तो बहुत सारे होते हैं इंग्लिश में, लेकिन जो हमें एरर्स बेस आनी है वो मोस्टली कहाँ से आती हैं, वो हमें आती हैं पेयर बेसिस पे। अब जब हम पेयर बेसिस की बात करते हैं तो हमने पहले, जैसे मैंने आपको करवाया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अगर आपको याद हो तो वहाँ पे हमने बात की थी कि अगर एंड कंजक्शन के साथ दो चीज़ें चल रही हैं तो वहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब लगानी है। वर्ब प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा। फिर हमने बात की थी कि जो सिंगल वर्ड कंजक्शंस हैं हमारे, जैसे कि एज वेल एज था, विद, टुगेदर, नो लेस देन, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, इंक्लूड, एक्सक्लूड, बिसाइड्स, तो ये सारे वो कंजक्शंस हैं यहाँ पे हमने जो वर्ब लगानी होती है वो फर्स्ट बेसिस पे लगानी होती है। फिर हमने बात की थी पेयर बेसिस में ईदर और, नीदर, नॉर में, कि जब ये आएंगे तो हमने सेकंड के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। देखो वो बड़ी बेसिक सी चीज़ थी, वहाँ पे हम कंजक्शन की तरफ ध्यान कम दे रहे थे, वहाँ पे ध्यान दे रहे थे कि वर्ब कौन सी आएगी, किसके अकॉर्डिंग आएगी और उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन कौन सा आएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है ये होली सोली बेस है हमारे कंजक्शंस के ऊपर, कि कंजक्शन किस तरह आते हैं या किस तरह बनते हैं। अब देखो, जब कंजक्शंस की बात आती है, पेयर बेसिस की बात आती है, तो कुछ पेयर वो हैं जो हमें पता होता है कि ये हैं। जैसे ईदर है, आइदर या ईदर, इसका पेयर हम सबको पता है कि और के साथ होगा। नीदर है, हम सबको पता है कि इसका पेयर नॉर के साथ होगा। नॉट ओनली है, तो मैंने उसने भी कहा था कि नॉट ओनली बच्चे अक्सर ही गलती कर देते हैं कि वो जो नॉट ओनली का पेयर ना, बच्चे अक्सर ही क्या करते हैं कि वो नॉट ओनली का जो पेयर है उसको सिर्फ ऑल्सो से बना देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। हमने उस दिन बात की थी कि अगर नॉट ओनली दो वर्ड्स हैं तो पेयर भी दो वर्ड से बनेगा, वो क्या बनेगा, बट ऑल्सो। मैंने तभी वहाँ पे कहा था कि दो गलतियाँ आ सकती हैं, या तो पेयर में गलती आ सकती है या फिर वर्ब एप्लीकेशन में गलती आ सकती है। तो अगर पेयर में गलती आती है यानी कि वो कंजक्शन के अंडर टॉपिक आ गया। अगर मान लो यहाँ पे कोई वर्ब की गलती है तो यानी कि वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती आ गई। ठीक है, तो हमने तो दोनों चीज़ों को, हमने तो एक ही सेंटेंस में सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो ये तो वो जो इधर और है, नीदर नॉर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, ये तो वो पेयर्स हैं जो हमें ऑलरेडी आते हैं। और बिलीव मी, जो टॉपिक हमें ऑलरेडी आते होते हैं वो पेपर में बड़े कम आते हैं। ठीक है ना, तो ये तो बेसिक टॉपिक्स हैं जो हमें पहले से पता है। अब देखो इधर और, ये तो छोटे से बच्चे को भी पता होता है कि इधर का पेयर और से बनता है, नॉर से नहीं बनता। तो उसमें कोई जो एग्जामिनर है वो भी इतना इंटरेस्टेड नहीं होता कि मैं बच्चों को ये वाला पेयर दूँ। एग्जामिनर भी इंटरेस्टेड किस चीज़ में होता है, ये नहीं कि वो बहुत टफ देगा, लेकिन वो इतना होता है कि चलो यार कुछ ऐसा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चे पजल हो जाए। ठीक है, अब पहली पेयर तो वो हैं जो हमें ऑलरेडी आते हैं। सेकंड पेयर्स वो हैं जो हमें पता तो है कि ये होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली यूज कैसे होते हैं हमें ये नहीं पता इनके बारे में। जैसे मैंने यहाँ पे दो पेयर्स लिखे हैं, एज, सो एज। बच्चे बहुत बार यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एज कब आता है, सो एज कब आता है। हमें पता है कि एज नाम की कोई चीज़ होती है, सो एज नाम की कोई चीज़ होती है, या जैसे यहाँ पे सच एज है, सच दैट है, हमें पता है ये पेयर्स होते हैं। हाउ एग्जैक्टली और ग्रामेटिकली वी यूज देम हमें ये नहीं पता होता, तो हमने ये भी सीखने हैं आज। इसके बाद थर्ड कैटेगरी के पेयर्स वो हैं जो हमें पता ही नहीं कि अच्छा होते भी हैं। जैसे लेस्ट है, लेस्ट का पेयर शुड से बनता है, लेकिन अब ये लेस्ट वर्ड होता क्या है, इसके बाद शुड कब आएगा, कैसे आएगा। ठीक है, यहाँ स्कार्सली और हार्डली के बाद व्हेन आता है, क्यों आता है। ठीक है, दो के बाद येट आता है, बट क्यों नहीं आ जाता। तो ये वो चीज़ें हैं जो आज हमने सारी पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक कंजक्शंस। सबसे पहले हमारे पास वर्ड्स क्या हैं, स्कार्सली एंड हार्डली। ठीक, अब ये देखो स्कार्सली और हार्डली का क्या मतलब होता है। स्कार्सली का मतलब होता है बस जैसे ही,
और हार्डली भी सेम है। जैसे ही वो मैंने ये काम किया, जैसे ही मैं रूम में एंटर हुआ तो मुझे ये चीज़ मिली, ठीक है। बस अभी मैं ये करने ही वाला था, हार्डली हैड आई पुट द, अभी बस हाथ डालना ही था मैंने उस चीज़ को कि ये हो गया, ठीक। तो अब ये क्या होता है, पेयर किससे बनना है, इसका जो मेन बात है वो बनना है व्हेन से। हम सारे के सारे जो कंजक्शंस हैं उनको हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि एग्जाम में किस तरह के कंजक्शंस आएंगे, किस तरह की एरर लिखी हुई आ जाती है वहाँ पे, ठीक है। अब देखो सबसे पहला हमारे पास जो वर्ड है स्कार्सली। स्कार्सली मान लो मैंने कहा स्कार्सली had she entered the train when she heard the noise. Scarcely had she entered the train when she heard the noise. अभी बस वो ट्रेन में चढ़ी ही थी कि उसको एक नॉइस सुनाई दी, आवाज सुनाई दी। अब देखो यहाँ पे क्या है, scarcely had she entered the train when, ये है हमारा यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ पेयर। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। स्कार्सली का पेयर when से बना हुआ है। लेकिन अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्जामिनर आपको क्या करेगा, वो यहाँ पे जानबूझकर व्हेन की जगह पे आपको क्या दे देगा, वर्ड देन। अगर हम यहाँ पे देन वर्ड्स लिखते हैं या इसको सुनते हैं समझते हैं तो मीनिंग सेम निकलेगा जो व्हेन वाला था। लेकिन रूल ये कहता है कि जो स्कार्सली या हार्डली का पेयर है ना, वो व्हेन से बनता है, देन से नहीं बनता। अब मान लो मैं इसको देन से पढ़ के देखूं, स्कार्सली हैड शी एंटर द ट्रेन देन शी हेard द वॉइस या नॉइस, तो सही है। जैसे ही वो ट्रेन में एंटर हुई तभी उसने क्या किया, एक वॉइस सुना। मीनिंग देन लगाने से भी सही आ रहा है, मीनिंग व्हेन लगाने से भी सही आ रहा है, मीनिंग में कोई गलत नहीं हो रहा। सेम मीनिंग व्हेन प्रोड्यूस करेगा, सेम मीनिंग देन प्रोड्यूस करेगा। पर रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जो स्कार्सली है उसका पेयर किससे बनना है। रूल ये कहता है कि स्कार्सली का पेयर हमारा यहाँ पे देन से नहीं बनना, किससे बनना है, व्हेन से बनना है। पहली बात तो ये हुई, देन से नहीं बनना पेयर, किससे बनना है, व्हेन से। सेकंड नोटेबल चीज होती है यहाँ पे हैड। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि एग्जामिनर ना पेयर तो व्हेन से ही बना देगा, वहां पे लिखा होगा स्कार्सली और वो हैड शी की जगह पे लिख देगा स्कार्सली शी हैड एंटर्ड द रूम या एंटर्ड द ट्रेन, तो ये गलत हो गया। दो नोटेबल चीज़ें हैं जब भी आप स्कार्सली का या हार्डली, ये दोनों जगह पे अप्लाई होगा, हार्डली पे भी और स्कार्सली पे भी, कि जब भी हार्डली या स्कार्सली वर्ड आएगा तो पेयर किससे बनना है, व्हेन के साथ बनना है, ठीक है। हार्डली और स्कार्सली का पेयर किससे बनना है, व्हेन से बनना है। और हार्डली और स्कार्सली के इमीडिएटली बाद क्या आता है, हैड। अगर वहां पे शी हैड लिखा आ गया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हार्डली और स्कार्सली का इमीडिएटली बाद क्या आता है, हैड। ये इंटेरोगेटिव नहीं बन जाता कि हैड शी एंटर द रूम, ये ट्रेन हमने कर दिया तो इंटेरोगेटिव बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रूल है कि हार्डली और स्कार्सली के इमीडिएटली पहले क्या लिखा जाता है, हैड लिखा जाता है, उसके बाद फिर जो सब्जेक्ट होता है हमारा हम वो लिखते हैं। और पेयर किससे बनता है, पेयर बनता है व्हेन से। इसी तरह हार्डली के एग्जाम्पल देखो। अब मान लो हमें एग्जाम में लिखा जाता है हार्डली had I slept then the telephone rang. Hardly had I slept when the telephone rang. अब देखो एग्जाम में अगर ये ऐसा लिखा जाता है तो हमें पता चला कि हार्डली लिखा हुआ है, हार्डली लिखा हुआ है, इसके इमीडिएटली बाद हैड आना था, वो तो आ गया, ये तो सही बात हुई। लेकिन आगे क्या हुआ, हार्डली हैड आई स्लेप्ट देन लगा हुआ है और हमारा पेयर किससे बनना था, व्हेन से। बोलोगे देन के साथ तो भी सही चल जाएगा, मीनिंग भी सही निकल आएगा, लेकिन ग्रामर कहती है कि ये गलत है, देन नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे हमें गलती मिली अपनी, यहाँ पे क्या एरर मिली कि इंस्टेड ऑफ देन हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, व्हेन लिखना चाहिए था। या फिर एग्जामिनर क्या करेगा, अगर वो यहाँ पे ऑलरेडी व्हेन लिख कर देगा आपको तो पेयर तो सही बनाएगा, लेकिन अब वो यहाँ पे जानबूझ के क्या कर देगा, वो यहाँ पे लिख देगा आई हैड, तो ये गलत हो गया। हार्डली आई हैड स्लेप्ट तो नहीं आ सकता,
हार्डली आई हैड, मैंने क्या कहा था कि जब भी स्कार्सली या हार्डली आते हैं तो उनके इमीडिएटली बाद हमें क्या लगाना होता है, उनके इमीडिएटली बाद हैड आता है। तो हमें यहाँ पे एरर मिल जाएगी कि आई हैड नहीं आना, ठीक। तो हमें वहाँ पे कैसे मिलेगा एरर, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, अगर नो एरर है तो डी आंसर होगा हमारा। तो हमें पता चला कि सर ए पार्ट में हमारी एरर है जी। क्या एरर है, हार्डली हैड आई आना चाहिए था, ना कि आई हैड। सो राइट आंसर विल बी ए, हार्डली हैड आई। दो कंजक्शंस हो गए हमारे हार्डली और स्कार्सली के, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो पेयर है हमारे पास वो है हमारे पास येट। अब देखो दो का पेयर किससे बनता है, दो का पेयर हमारा बनता है येट के साथ। पहले मैं एक आपको सेंटेंस बनाता हूं। दो शी इज इल, एग्जाम में क्या आएगा, बट शी विल गो टू वर्क। दो शी इज इल बट शी विल गो टू वर्क, हालांकि वो बीमार है पर फिर भी काम पे जाएगी, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या, बट पंजाबी या हिंदी में तो हम बोल यूज़ करते हैं कि पर वो फिर भी काम पे जाएगी, पर आ गया। हमें पता होता है कि जो बट का जो ट्रांसलेशन वर्जन है वो पर होता है। माना कि हमने यहाँ पे पर बोला है, पर यहाँ पे जो हम बट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि दो है। दो का जो पेयर होता है वो किससे बनता है, दो का पेयर बट से नहीं बनता बल्कि किससे बनता है, यहाँ पे हमने लिखा है येट से बनता है, ठीक है। मीनिंग सेम रहेगा। अब बट से क्यों नहीं बनता है, क्योंकि जो बट है वो अपना एक इंडिपेंडेंट कंजक्शन है, ठीक है। हमारे पास कुछ ऐसे भी कंजक्शन है जो इंडिपेंडेंट, जैसे एंड है, एंड का कभी किसी से पेयर नहीं बनता होता कि एंड को पेयर की जरूरत है, एंड को पेयर की जरूरत नहीं होती। उस तरह जैसे बट वर्ड हो गया या बिकॉज वर्ड हो गया, इनको पेयर की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट आ जाते हैं। अगर बट इंडिपेंडेंट कंजक्शन है, इसको किसी पेयर की जरूरत ही नहीं है, तो फिर उसके आगे दो लगाने की जरूरत रह ही नहीं जाती, ठीक। और इसीलिए लेकिन जब दो आएगा तो दो इंडिपेंडेंट कंजक्शन नहीं है, तो पर उसके साथ फिर बट नहीं लगाना, हमने क्या लगाना है, येट। मीनिंग वाइज सेम रहेगा, लेकिन फिर भी जो पेयर बनाना है वो किसका बनाना है, पेयर बनाना है हमने येट का। दो शी इज इल, दो शी इज इल येट शी विल गो टू वर्क। कुछ नहीं है, बस आपने पेयर को याद रखना है, बाकी अपने आप। और यहाँ पे वो हैड वाला भी कोई फंडा नहीं है जो स्कार्सली और हार्डली में था। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास नो सूनर और देन। अब देखो हमने पहले दो पेयर किए जो व्हेन से बनते हैं, कौन कौन से, स्कार्सली एंड हार्डली। अब हमारे पास दो पेयर्स हैं जो देन से बनते हैं, कौन कौन से, नो सूनर और अदर। ये दो पेयर हैं जो हमारे पास देन से बनेंगे, दो पेयर हैं जो हमारे पास व्हेन से बनेंगे। अगर नो सूनर लिखा आ जाता है तो नो सूनर का जो पेयर बनना है वो किससे बनना है, वो बनना है देन से। अब मान लो लिखा आ जाता है कि नो सूनर, अब नो सूनर का मतलब क्या होता है, जैसे ही, ठीक है। नो सूनर का मतलब होता है कि जैसे उसने ये काम किया ना तो उसके बाद ये हो गया, ठीक है। नो सूनर डिड जॉन क्रॉस द रोड देन, नो सूनर डिड जॉन क्रॉस द रोड देन द व्हीकल्स कोलैप्स्ड। जैसे ही, ठीक है, जैसे ही उसने रोड को पार किया तो व्हीकल्स आपस में टकरा गए, लेकिन वो तो चलो बच गया, उसने रोड पार कर ली जैसे ही। अब यहाँ पे फिर दो चीज़ें आती हैं। हमें पता है कि नो सूनर का पेयर किससे बनना है, देन से बनना है, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपको पजल करने के लिए यहाँ पे व्हेन वर्ड नहीं यूज़ करेगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि वो उन्होंने व्हेन की जगह देन यूज़ कर लिया। अगर आप सोच रहे हो कि वो यहाँ पे देन की जगह पे व्हेन यूज़ कर लेगा, नहीं, वो क्या करेगा, वो स्पेलिंग गलत करेगा। वो इस वाले देन की बजाय क्या लिख देगा, THEN लिख देगा, ठीक है। एग्जामिनर क्या करेगा, व्हेन नहीं लिख देगा, क्योंकि वो तो हमने रट्टा मार लिया कि हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन आना है जी। अब हमें पता था कि देन आना है, और मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे स्पेलिंग्स की तरफ ध्यान नहीं देते कि वो उनको लगता है भी ठीक है ये भी देन नहीं है। तो हमने याद किया होता है कि जो नो सूनर है वो देन है, नो सूनर देन, नो सूनर देन। लेकिन देन कौन सा, THAN या फिर THEN। द राइट आंसर इज THAN वाला देन आना है। तो पहली गलती जो एग्जामिनर आपको यहाँ पे दे सकता है वो है स्पेलिंग ऑफ देन। तो नो सूनर डिड जॉन क्रॉस द रोड देन, EN वाला नहीं आएगा, द राइट आंसर विल बी देन, ठीक है। और जो सेकंड चीज है वो है यूज ऑफ डिड। जैसे हमने हार्डली और स्कार्सली में बात की थी कि हार्डली और स्कार्सली के इमीडिएटली बाद हैड आता है, उसी तरह
हार्डली और स्कार्सली के इमीडिएटली बाद क्या आता है, हैड। उसी तरह नो सूनर के इमीडिएटली बाद क्या आएगा, डिड। अब यहाँ पे 3 गलतियां आ सकती हैं। पहली तो यहाँ पे देन के स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, या एग्जामिनर क्या करेगा, नो सूनर जॉन डिड क्रॉस द रोड, या जॉन क्रॉस द रोड आ सकता है। एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पे कर देगा जॉन क्रॉस द रोड। हमें लगता है भी ठीक है V2 फॉर्म आई हुई है, पास्ट बन गया तो ये सही है, नहीं, डिड तो लगाना ही लगाना है। तो जॉन क्रॉस नहीं आ सकता या जॉन डिड क्रॉस नहीं आ सकता, हमें क्या लिखना पड़ेगा, डिड को पहले लिखना पड़ेगा। अब अगर डिड पहले आ गया तो हमें पता है कि डिड के बाद आने वाली वर्ब हमेशा क्या होती है, V1। एग्जामिनर यहाँ पे भी गलत कर सकता है, वो जानबूझ के यहाँ पे V2 दे सकता है। तो 3 तरह की गलतियां आ सकती हैं, स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है देन के, या फिर डिड का जो पोजीशन है वो चेंज हो सकती है, मे बी वो जॉन के बाद लिख दे, या मे बी वो लिखे ही ना डिड, या मे बी वो क्या कर सकता है कि डिड को लिख दिया लेकिन डिड के बाद उसने यहाँ पे V2 यूज कर लिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो 3 तरह की एरर्स को आपने ध्यान में रखना है जब आप किस पेयर की बात कर रहे हैं, हम नो सूनर की। फिर आ गया अदर देन, ये भी तो पेयर है। अब अदर देन में हमने क्या करना होता है, देखो अदर देन का मतलब क्या होता है कि इसके अलावा, अदर देन तो यही होता है ना, ये तो कॉमन पेयर है, अक्सर ही सुनते हैं कि अदर देन दिस, अदर देन दैट, है ना। तो अदर देन, अब मान लो मैं कह रहा हूं कि ही हैज नो अदर क्वालिटी देन पोलाइटनेस। ही हैज नो अदर क्वालिटी देन पोलाइटनेस, ठीक। तो एक बात क्या हुई कि उसमें और कोई क्वालिटी नहीं है, बस कौन सी क्वालिटी है, वो पोलाइट है बंदा, उसमें पोलाइटनेस बहुत है, इसके अलावा वो और काम का बंदा नहीं है, कुछ कर नहीं सकता वो, बस ही हैज नो अदर क्वालिटी देन पोलाइटनेस। तो अब यहाँ पे एग्जामिनर क्या करेगा, ही हैज नो अदर क्वालिटी, वहां पे वो कर देगा बट पोलाइटनेस। फिर मैंने यहाँ पे हमने बात क्या की थी कि बट इंडिपेंडेंट कंजक्शन है, उसका पेयर नहीं बनता, मीनिंग वही सेम निकल के आ रहा है, ठीक है। बट भी क्या करता है, 2 चीज़ों का ऑप्शन बना देता है। अब देखो अगर मैंने बट को बनाना है तो वो इंडिपेंडेंट ही रखूंगा ना, उसको पेयर में लिखने की जरूरत ही क्या है। तो नो अदर, तो यहाँ पे जो अदर वर्ड आ गया उसका पेयर बट से नहीं बनना था, उसका पेयर किससे बनना था, देन से। एक तो ये है कि एग्जामिनर यहाँ पे बट लिख सकता है, या फिर सेकंड जो हम पहले यहाँ पे डिस्कस करके आए हैं, क्या कर सकता है एग्जामिनर, स्पेलिंग गलत दे सकता है, वो THAN की बजाय आपको EN लिख सकता है, तो फिर से गलत हो गया, ठीक है। सो ही हैज नो अदर क्वालिटी देन, कौन सा देन, THAN वाला, ही हैज नो अदर क्वालिटी देन पोलाइटनेस। ये बात भी समझ आ गई। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। फिर आ गया लेस्ट। अब देखो लेस्ट, ये पेयर मैंने कहा था कि ये हमारे लिए नया पेयर है, हम बहुत सारे कम बच्चों ने ये सुना होता है कि लेस्ट का जो पेयर है ना वो शुड से होता है। असल में लेस्ट वर्ड का यहाँ पे मतलब क्या होता है, लेस्ट वर्ड का मतलब होता है अदरवाइज। आपने कॉमन वर्ड सुना होगा अदरवाइज, तो अदरवाइज की जगह पे हम देखो, अगर तो हम अदरवाइज वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज वर्ड यूज करोगे तो उसका कोई पेयर नहीं बनेगा। स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल गेट फेल, ठीक है, स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल गेट फेल, ज़्यादा भी मेहनत करो अदरवाइज तुम फेल हो जाओगे, ठीक है, सही बात बन गई। लेकिन अगर उसी चीज़ को मैंने अदरवाइज यूज करके ना कहना हो, मैंने लेस्ट वर्ड यूज करके कहना हो, तो क्या होगा। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, पहले हम पेयर लिख लेते हैं इसका। अब मैंने पेयर लिखा स्टडी हार्ड लेस्ट, स्टडी हार्ड, वही सख्त मेहनत करो, स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड। अब लेस्ट का पेयर किससे बनना था, शुड के साथ, लेस्ट यू शुड फेल, ठीक है। तो स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ये बात आ गई। अब यहां पे जो एरर आती है, यहां पे जो एरर आती है, 2 तरह की एरर्स आती हैं। पहली बात तो एग्जामिनर ये करेगा, वो यहां पे शुड की बजाय क्या दे देगा, हमें वुड दे देगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। जो लेस्ट है उसका पेयर हमेशा किससे बनना है, शुड के साथ। स्टडी हार्ड लेस्ट यू वुड फेल, ये गलत हो जाएगा, स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। सेकंड नोटेबल चीज जो इंपॉर्टेंट है, लेस्ट अपने आप में नेगेटिव टर्म होती है। जो लेस्ट है वो अपने आप में नेगेटिव टर्म होती है, और याद रखो कि नेगेटिव के बाद ना कई बार एग्जाम में क्या होता है, मान लो एग्जामिनर ने ऐसा लिख दिया कि स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट गेट पास,
तो ये गलत हो जाएगा, शुड नॉट नहीं आता। अक्सर ही एग्जाम में जो हमें गलती देखने को मिलती है वो ये होती है कि जो लेस्ट का पेयर है ना वो शुड नॉट से बनाया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखो लेस्ट तो खुद ही नेगेटिव है, जैसे हमें पता है कि जैसे जब अनटिल आ जाता है या अनलेस आ जाता है, हमें पता है कि अनटिल या अनलेस के समय हम नॉट नहीं यूज़ करते क्योंकि वो पहले से नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। उसी तरह लेस्ट जो है वो भी अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए इसके बाद शुड तो यूज़ होगा लेकिन नॉट यूज़ नहीं होना, ठीक है। तो जो लेस्ट का पेयर है वो वुड से भी नहीं बनेगा, वो किससे बनेगा, शुड से। और साथ ही साथ हमने क्या ध्यान रखना है कि वो शुड से तो बनेगा पर उसके बाद कभी भी नॉट वर्ड यूज़ नहीं होने वाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोथ की। अब देखो बोथ का पेयर किससे बनना है, एंड के साथ। एग्जाम में हमें जो मोस्ट प्रॉब्ली इस चीज़ को लेके एरर आती है ना वो किस चीज़ की होती है, बोथ। अब मान लो मैंने कह दिया कि जी बोथ हमें पता स्टार्टिंग में यूज होता है, बोथ रिया एज वेल एज सुजैन। बोथ रिया एज वेल एज सुजैन, ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि हमने जब मैंने आपको करवाया था वर्ब प्रोनाउन एग्रीमेंट तब भी हमने क्या किया था कि जो एज वेल एज है ये तो इंडिपेंडेंट कंजक्शन है, ये तो सिंगल वर्ड कंजक्शंस में किया था ना हमने कि जो एज वेल एज वो सिंगल वर्ड कंजक्शंस हैं। और अगर ये सिंगल वर्ड कंजक्शन है तो फिर पेयर में क्या कर रहा है, यानी कि गलत हो गया। बहुत बार एग्जाम में ऐसा होता है कि जब हम एग्जाम की बात करते हैं तो वो बोथ के बाद ना एंड लिखने की बजाय एज वेल एज लिख देते हैं। अब हमें सही लग रहा है, क्यों, क्योंकि मीनिंग निकाल के देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही आना है कि बोथ रिया एज वेल एज सुजैन। हमें लगता है भी हाँ यार रिया की भी बात हुई, सुजैन की भी बात हुई और बोथ तो हैं ही, फिर वो दोनों हैं। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे एज वेल एज की जगह एंड लिख दूँ, क्या कोई मीनिंग में डिफरेंस होगा, बोथ रिया एंड सुजैन। अब हमें लगा भी नहीं यार ये भी तो सेम ही है, रिया की भी बात हो रही है, सुजैन की भी बात हो रही है। तो जब हम बात करते हैं बोथ की तो पेयर किससे बनेगा, एंड के साथ, ना कि एज वेल एज के साथ। ये इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हम बोथ की बात करेंगे तो पेयर एंड से बनेगा, एज वेल एज से नहीं बनेगा। समझाइए बात। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारे दो इंपॉर्टेंट पेयर्स, एज और सो एज और सो एज। सबसे पहली बात जो रिमेंबरेबल है इन पेयर्स को याद रखने में वो ये है कि कभी भी किसी भी हालत में एज सो ये पेयर नहीं होता। जब भी पेयर बनेगा ना एज का तो आपने याद क्या रखना है कि लास्ट में हमेशा क्या आएगा, एज। कभी भी लास्ट में सो यूज हो ही नहीं सकता, ठीक है। इंग्लिश का कभी कोई ऐसा रूल नहीं है कि जिसमें सो लास्ट में यूज हो। सो इंडिपेंडेंट यूज हो सकता है, अगर आप उसको सिंगल में यूज कर रहे हो ठीक है वो यूज हो सकता है। अगर आपने एज को सिंगल में यूज करना है ठीक है वो सिंगल में यूज हो जाएगा, इंडिपेंडेंटली वो यूज हो जाएगा। लेकिन जब भी आप इनका पेयर बनाना चाहोगे तो पेयर में हमेशा लास्ट में क्या आता है, एज। कभी भी पेयर में सो लास्ट में नहीं आता। सारी इंग्लिश में एक ही ऐसा सेंटेंस है यहाँ पे एज पहले आता है सो बाद में आता है, वो क्या होता है, एज यू सॉ सो शैल यू रीप। एज यू सो सॉरी जो बीजोगे वही काटोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, एज और सो का पेयर बना, लेकिन ये कोई फ्रेज़ है ऑलरेडी इंग्लिश में बना हुआ है, ये कोई ग्रामर नहीं चलती यहाँ पे। जैसे हमें पता है कि जो मुहावरे वगैरह होते हैं, कौथन वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें आती हैं। तो सारी इंग्लिश में ये एक, अगर तो आपको ये आ गया कि एज यू सो सो शैल यू रीप तो वो सही है, अभी एज यू सो सो शैल यू रीप, यहाँ पे ये पेयर बन जाता है। अदरवाइज किसी भी और सेंटेंस को लिखने के लिए हम ये वाला पेयर यूज़ नहीं करते। तो अब हमारे पास बचे दो पेयर, या तो हम एज यूज़ करेंगे या फिर हम क्या यूज़ करेंगे, सो एज। अब एज कब यूज़ होता है, असल में एज को हम यूज़ करते हैं पॉजिटिविटी में और सो एज को यूज़ करते हैं नेगेटिविटी में। या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये जो पेयर है ये इक्वालिटी का पेयर है और ये जो पेयर है ये नॉन इक्वालिटी का पेयर है। अगर हमने दो इक्वल चीज़ों को कंपेयर करना होता है तो एज आता है। अगर हमने नॉन इक्वालिटी को शो करना है नहीं ये उसके जितना नहीं है तो फिर क्या आता है, सो एज। कैसे,
अब मान लो मैंने कहा कि शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर इज। शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर इज, तो यहां पे पेयर क्या बना, एज। अगर मैंने नेगेटिव करना है इसको तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, शी इज नॉट सो। ये याद रखना है आपने कि नॉट कभी भी एज के साथ नहीं आता, क्योंकि एज का मतलब क्या है, इक्वालिटी। अगर मैं इक्वालिटी की बात कर रहा हूं और बीच में मैंने नॉट लगा दिया ये तो फिर गलत हो जाएगा। शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल, शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज, लास्ट में तो एज ही आना दोनों बार, लेकिन स्टार्टिंग में एक में एज है एक में सो है। शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर मदर इज। ठीक है, तो अब एग्जाम, ये तो सही वाले सेंटेंसेस हो गए। एग्जाम में क्या आएगा, एग्जामिनर हमें जानबूझकर क्या करेगा, वो यहां पे नॉट लिख देगा। शी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज हर मदर इज। अब देखो मीनिंग फिर वही सेम निकला। ये सारे कंजक्शन इसीलिए हमें कह लो गलती का थोड़ा सा लेखा डाल देते हैं, एक भ्रम हो जाता है, क्योंकि मीनिंग सेम निकल रहा है। चाहे आप देन लगा दो, चाहे व्हेन लगा दो, चाहे येट लिख दो, चाहे बट लिख दो, तो हमें लगता है भी ठीक है, जब मीनिंग सही निकल रहा है तो क्या है, नहीं। हमें बात सिर्फ मीनिंग तक की नहीं है, हमने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को भी तो जानना है ना। नंबर जो हमें एग्जाम में मिल रहे हैं वो किस चीज़ के मिल रहे हैं, वो हमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स के ही तो नंबर मिल रहे हैं। तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कहता है कि नॉट के साथ एज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एज पॉजिटिव टर्म है और सो नेगेटिव टर्म है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अगर यहाँ पे नॉट लगाना है तो या तो फिर यहाँ पे सो लिखो, शी इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल, जो ही जो नीचे वाला बन गया, या फिर ऐसा करो, अगर आपने एज लिखना है तो नॉट को हटाओ। यानी कि हमें पता चला कि एक तो एरर आएगी। अब मान लो एग्जामिनर ने ये कर दिया कि वहाँ पे लिखा गया शी इज़ सो ब्यूटीफुल एज हर मदर इज, शी इज़ सो ब्यूटीफुल एज हर मदर इज। अगर इक्वालिटी की बात करनी थी भैया तो फिर सो क्यों लिखा है, फिर तो आपको क्या लिखना चाहिए था, फिर तो यहाँ पे एज लिखना चाहिए था, शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी की बात कर रहे हो, सो लिखना ही है, तो फिर आगे नॉट भी लिखो। ठीक है, बात समझ आई। एज और सो एज, एक पॉजिटिव के लिए होता है और एक नेगेटिव के लिए होता है। फिर यहाँ में देखो मैंने लिखा है ट्रीट एज, रिगार्ड एज, मेंशन एज, यहाँ पे भी एज आ जाता है। ये बेसिक वर्ड्स होते हैं। मैं जैसे हम कहते हैं ना यार, मैं तो तुम्हें अपने भाइयों के जैसे समझता हूँ। ठीक है, आई ट्रीट विद हिम एज माई ब्रदर। ठीक है, आई रिगार्ड हर एज माई मदर, मैं तो उसको इतना रिगार्ड करता था जैसे कि मैं अपनी मम्मी को करता हूँ। तो वो इक्वालिटी वाली थोड़ी सी बातें आ जाती हैं, पोर्ट्रे एज, मेंशन एज, ट्रीट एज, बिहेव एज। तो ये जितने भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी बंदे के साथ, किसी चीज़ के साथ इक्वालिटी शो करते हैं, तो वहाँ पर जो पेयर बनता है वो किस चीज़ का बन जाता है, वो एज का बन जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं। हमारे पास फिर से इंपॉर्टेंट दो पेयर्स हैं, सच एज और सच दैट। ये क्या होता है, एक है हमारे पास सच एज और एक है हमारे पास सच दैट। इसके अलावा कोई पेयर नहीं होता सच का, सच एज होता है या सच दैट होता है। अब देखो दोनों में डिफरेंस किस बात का होता है। जब हम बात करते हैं दोनों में डिफरेंस होने की, पहली बात तो ये दोनों एक साथ ही आते हैं, सच दैट या सच एज। ये नहीं कि सच अलग से आए लिखे गए, एज बाद में लिखेंगे, दोनों एक साथ आ जाते हैं। कैसे, अब पहले सबसे पहले हम इसकी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मैंने कहा सुनामी, ठीक है, सुनामी की बात कर रहे हैं। सुनामी दिस ईयर इन जापान इज सच एज, यहां पे दोनों एक साथ मैंने लिख दिए, इज सच एज द लास्ट ईयर। एक मैं सुनामी दिस ईयर इन जापान इज सच एज द लास्ट ईयर, और एक मैं कह रहा हूं Japan has never witnessed the tsunami such that, फिर आगे such that in year 1996। ठीक है, अब इन दोनों चीजों को समझो जरा, क्या लिखा है मैंने। सुनामी दिस ईयर इन जापान इज सच एज द लास्ट ईयर, यानी कि इस साल जो जापान में सुनामी आई थी वो किस तरह की थी, जिस तरह की पिछले साल आई थी उतनी की इस बार फिर आ गई।
ये तो हम कहते हैं ना, जैसे जापान है उसमें सबसे ज़्यादा सुनामीज आती हैं, वो उनका बन ही चुका है भी हर साल सुनामी आनी है, तब वो उन लोगों को इतना डर नहीं लगता, उनको पता है कि सुनामी आएगी, ये होगा वो होगा, ठीक। तो हमने कहा कि सुनामी दिस ईयर इन जापान इज सच एज द लास्ट ईयर। एक मैंने कह रहा हूँ जापान हैज़ नेवर विटनेस द सुनामी सच दैट इन ईयर 1996। तो आज तक जापान ने ना कभी ऐसी सुनामी देखी ही नहीं है, कैसी, जैसे कि 1996 में आई थी। क्लियर। तो अब क्या होगा, यानी कि दो पेयर्स हैं हमारे पास, दोनों में तो आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। सच एज कब यूज होता है, जब हम बात करते हैं किसी कॉमन चीज की, सच एज ही, यार मैं तो तुम्हारे जैसे तो बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, सच एज माई ब्रदर, सच एज माई सिस्टर, तो ये कॉमन लोग हैं, कॉमन चीज़ों की बात हो रही है कि अक्सर ही ऐसा होता है। सच दैट कब होता है, नॉट एक्सपेक्टेड, जब कोई चीज़ जर्नल से होती है, जर्नल से हटके होती है, वो एक्सपेक्ट नहीं की होती। सच एज क्या होता है, जो एक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं उनके लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, सच एज। लेकिन जो चीज़ें एक्सपेक्टेड से हटके कुछ होती हैं, वो एक्सपेक्टेड नहीं होती, तो उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है सच दैट। बात समझ आई, सच एज कॉमन चीज़ों के लिए, और सच दैट जो नॉट एक्सपेक्टेड है उनके लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक ये वाले पेयर तो पूरे हो गए। अब हमारे पास दो और बातें हैं। एक वर्ड होता है रीजन और एक वर्ड होता है हमारे पास बिकॉज। दोनों का मतलब क्या होता है, रीजन का मतलब क्या होता है, कारण, बिकॉज का मतलब क्या होता है, वो भी तो कारण ही होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो एरर है वो ये है कि जो रीजन का पेयर है वो बनता है दैट से, ना कि बिकॉज से। अक्सर ही हम गलती क्या कर देते हैं, अब मान लो मैं बोल रहा हूँ द रीज़न वाई आई एम लेट इज़ बिकॉज आई स्टक इन द ट्रैफिक, मैं लेट हो गया क्योंकि मैं ना ट्रैफिक में फंस गया था। द रीज़न वाई आई एम लेट इज़ दैट आई स्टक इन द ट्रैफिक, ना कि इज़ बिकॉज। देखो अगर मैंने एक बार कारण वर्ड यूज़ कर लिया तो क्या मैं दोबारा से कारण वर्ड यूज़ करूँगा। मान लो मैंने कहा कि मेरे लेट होने का कारण ये है, कारण है कि मैं ट्रैफिक में फंस गया था, दो बार कारण वर्ड कहने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। तो एक ही बार कहेंगे, और जब भी हम रीजन वर्ड यूज करेंगे तो जो उसका पेयर है वो किससे बनेगा, रीजन वर्ड का पेयर बनता है हमारे पास दैट के साथ, और जो हमारा बिकॉज वर्ड है ये इंडिपेंडेंट होता है, इसका जो कोई भी जो हमारा पेयर है वो नहीं बनता। तो अब जरा रीजन वाला सेंटेंस हम लिखते हैं, स्टार्ट करेंगे रीजन से। द रीजन वाई आई एम लेट इज दैट। अब एग्जामिनर यहाँ पे क्या करेगा, हमें यहाँ पे वो बिकॉज लिख के देगा। द रीजन वाई आई एम लेट इज दैट आई स्टक इन द ट्रैफिक, कॉमन बात है अभी, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या करेगा, द रीजन वाई आई एम लेट इज बिकॉज, ये एग्जाम में लिखाएगा हमें, द रीजन वाई आई एम लेट इज बिकॉज आई स्टक इन द ट्रैफिक। तो हमें पता चला जब ऑलरेडी रीजन वर्ड आ गया तो बिकॉज लिखने की जरूरत ही क्या थी, तो राइट बिकॉज नहीं आना, फिर से हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं दैट। रीजन का पेयर किससे होता है, दैट से। अगर मैंने मान लो इसी सेंटेंस को बिकॉज वर्ड यूज करके बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, आई वॉज लेट, सिंपल, बिकॉज आई स्टक इन द ट्रैफिक। तो दो ऑप्शन है आपके पास ये सेंटेंस बनाने के। यहाँ पे हमने बिकॉज वर्ड यूज किया तो वो इंडिपेंडेंट कंजक्शन है, सिंगल में यूज हो गया, आई वाज लेट बिकॉज आई स्टक इन द ट्रैफिक। या फिर अगर आप रीजन वर्ड यूज कर रहे हो, द रीजन वाई आई एम लेट इज दैट, ना कि इज बिकॉज, द रीजन वाई आई एम लेट इज दैट आई स्टक इन द ट्रैफिक। तो यहाँ तक जो हमारे बेसिक कंजक्शंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। एक बार जरा इसको ध्यान से, ये वाले वर्ड सारे सेंटेंसेस ध्यान से पढ़ लो एक बार, पेयर्स जो हैं। ओके, अब इन पेयर्स के बाद हम बात कर रहे हैं हमारे वही जो तीन बेसिक पेयर्स होते हैं पुराने वाले जो हमने पहले भी किए थे। ईदर है, ईदर का पेयर किससे बनता है, और से। फिर हमारे पास वर्ड आ जाता है नीदर, नीदर का पेयर किससे बनता है, नॉट से। और इसके बाद हमारे पास एक वर्ड आ जाता है नॉट ओनली, तो नॉट ओनली का पेयर किससे बनता है, बट ऑल्सो से, ठीक है।
अब ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब यहाँ पे एग्जामिनर हमें क्या करके देता है कि वो जानबूझ के क्या करेगा, ईदर का पेयर किससे बना देगा, नॉर से। अब हमें पता है कि अगर भाई ईदर है तो ईदर का पेयर तो नॉर से थोड़ा ना बनता है। यहाँ पे वो गलती क्या करेगा कि वो नीदर का पेयर सिर्फ और से बनाता है कि नीदर आई और यू, ठीक है। यहाँ पे वो गलती क्या करेगा कि नॉट ओनली का जो पेयर है वो किससे बना देगा, ऑल्सो के साथ। तो हमें पता है ये भी गलत हो जाएगा। अब जरा देखते हैं कि एग्ज़ाम में ये चीज़ें कैसी लिखी हुई आती हैं। हमें एग्ज़ाम में लिखा आएगा कि ईदर यू नॉर आई, ईदर यू नॉर आई आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है कि एरर्स कहाँ कहाँ पे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही एरर नहीं है, दो एरर्स है। अब मैं अगला भी सेंटेंस लिखता हूँ, नीदर आई और यू, या और ही लिख देते हैं यहाँ पे, और ही एम रिस्पॉन्सिबल। फिर आ गया नॉट ओनली स्टूडेंट्स ऑल्सो टीचर इज गोइंग विद अस। तो आपने तीनों में मुझे जल्दी से तीनों सेंटेंस को देखो और तीनों में आपने मुझे एरर बतानी है। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी करो, तीनों में से मुझे एरर बताओ कमेंट करके जल्दी जल्दी कि क्या एरर है इन तीनों में। ओके, तो अगर अब हम बात करते हैं एरर्स क्या हैं, तो देखो सबसे पहले तो वही बात ईदर है। ईदर का पेयर किससे बनता है, नॉर से। नहीं, हमें पता ये तो गलत था, ईदर का पेयर और से है और नीदर का पेयर नॉर से है और नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो से है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ईदर का पेयर एग्जामिनर ने नॉर से बनाया हुआ है, तो ये तो गलत है ही है। यहाँ पे नॉर की जगह पे क्या आएगा, और। एक तो हमें फाइंड आउट होगी। सेकेंड एरर क्या है, अब हमें पता है कि जब भी पेयर बेसिस कंजक्शंस आते हैं, ये हमने लास्ट में सीखा था कि जब भी पेयर बेसिस कंजक्शंस आते हैं तो हमने किसके अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो सेट करनी होती है, सेकंड के अकॉर्डिंग। जब भी कोई पेयर बेस्ड कंजक्शन आएगा तो हमेशा जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, सेकंड के अकॉर्डिंग। तो सेकंड तो यहाँ पे आई है, फिर आई की वर्ब क्या होती है, एम। यहाँ पे इस भी नहीं आना, आई की जो वर्ब होती है वो क्या होती है, वो तो एम होती है। तो यानी कि यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम। ईदर यू और आई एम रिस्पॉन्सिबल। समझाई बात। अगली अगर हम बात करते हैं नीदर, तो नीदर का पेयर किससे बनता है, नॉर से। यहाँ पे किससे बना हुआ है, और से। तो यानी कि हमें पता चला यहाँ पे और नहीं आना था, क्या आना था, यहाँ पे तो नॉर आना था, नीदर है। तो नीदर आई नॉर ही, तो अब वर्ब फिर से आई के अकॉर्डिंग आएगी कि ही के अकॉर्डिंग आएगी। हमें पता है कि यहाँ पे जो वर्ब आनी है वो तो ही के अकॉर्डिंग आनी है। अब ही कौन होता है, थर्ड पर्सन सिंगल। थर्ड पर्सन सिंगल है तो थर्ड पर्सन सिंगल के लिए एम तो आता नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे एम की जगह पे क्या आ जाएगा, इस। दो एरर्स थी, एक तो हमारा जो पेयर है वो गलत था, सेकंड जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ द वर्ब है वो भी यहाँ पे गलत लगी हुई थी, तो हमने उन दोनों को सही कर दिया। एग्जाम में जो आपको आएगा वो सिंगल एरर ही आएगी, एग्जाम में दो एरर्स नहीं आ सकती। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि एक ही सेंटेंस में दो एरर्स आ जाएं, ठीक है। एग्जाम में किसी एक चीज़ को लेकर एरर आएगी। ये मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह की एरर्स आ सकती हैं इन वाले पेयर बेसिस पे। ये इनसे थोड़े से अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ इन वाले पेयर बेसिस में दो तरह की एरर्स आती हैं। एक तो पेयर में अपने आप, ठीक है, और सेकंड पेयर के अकॉर्डिंग लगने वाली वर्ब में एरर। यहाँ पे पेयर के अकॉर्डिंग लगने वाली कोई वर्ब का फंडा ही नहीं होता, ये अलग से चलते हैं। यहाँ पे पेयर के अकॉर्डिंग लगने वाली वर्ब का फंडा होता है और वहाँ पे ये एरर्स आ जाती हैं। फिर आ गया नॉट ओनली स्टूडेंट्स, सही है।
ऑल्सो, अब ये कॉमन पता है, अब तक तो आपको ये चीज़ें रट गई होंगी कि नॉट ओनली का पेयर किससे बनता है, अकेले ऑल्सो से नहीं बनता, नॉट ओनली का पेयर बनता है बट ऑल्सो से। नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट ऑल्सो टीचर इज। अब देखो बट ऑल्सो टीचर, टीचर कौन है, सिंगल केस, यहाँ पे पहले से इज लगा हुआ है तो यानी कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। यहाँ पे जो वर्ब है वो सही है, टीचर इज गोइंग विद अस, अनडाउटली ये सारा सही हो गया यहाँ पे अब हमारा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ तक आज जो हमने इस लेक्चर में किया वो सारे कंजक्शन के जो रूल्स हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। फिर बात वही आती है कि देखो बेटा रूल्स बहुत सारे होते हैं, इंग्लिश में रूल कभी खत्म नहीं होते, लेकिन एग्जामिनर को भी पता है कि अगर मैं किसी एग्जाम के लिए पेपर सेट कर रहा हूँ तो ऐसी चीज़ें आएंगी वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा डीप स्ट्रक्चर नहीं आएगा, वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं कि हम कोई लिंग्विस्ट नहीं बनने जा रहे कि हमने उसको एंड तक जाके देखना है, या हमने कोई मास्टरी नहीं की हुई है कि लैंग्वेज में कि हमें सब कुछ आएगा। लेकिन एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम सोच के चलते हैं तो इस तरह के जो रूल है, ये वो चीज़ें जो एग्जामिनर को लगता है कि यार ये बेसिक है, ये इतना तो बच्चे को आना चाहिए ना, ये हमारे आगे जॉब में जाके भी काम आएंगे। मान लो आप कोई नोटिंग लिख रहे हो, कुछ और बना रहे हो, तो ये कॉमन पेयर है जो हमें पता होता है कि नोटिंग में हमने ऐसी चीज़ें लिखनी है भाई, ये नोटिंग है, ये ऐसी चीज़ें हैं। तो इसीलिए आपको इंग्लिश वहाँ पर टेस्ट की जाती है कि कल को कोई आपको नोटिंग लिखनी आ जाती है, आप किसी और की लिखी हुई नोटिंग को आप पढ़ के उसके ऊपर आपने एक्ट करना है, तो एटलीस्ट हमें ये पता तो होना चाहिए ना। कई बार पता क्या होता है, बच्चे क्या पूछ लेते हैं, सर इंग्लिश का फायदा क्या है जी, मान लो सर हमने तो डिफेंस में जाना है जी, है ना। अब हमने सर डिफेंस में जाना है, वहाँ पे हमें इंग्लिश से क्या लेना देना। मान लो कोई बंदा मैकेनिकल वाला है, उसने डिफेंस में जाना है, वो कहता सर मैंने तो जहाज़ रिपेयर करने हैं जी, मुझे इंग्लिश का क्या मतलब। लेकिन देखो अगर आप जहाज़ रिपेयर करके अपनी एक रिपोर्ट तैयार करोगे कि भाई इसमें ये खराबी थी, ये काम होने वाला था, ये नहीं होने वाला था, जो रिपोर्ट तैयार करोगे वो हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन है, इंग्लिश। अब आप रिपोर्ट हिंदी या पंजाबी में तैयार नहीं ना करोगे, तो उस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए अब होता क्या है, अगर क्योंकि ये लैंग्वेज जो कोर्ट की लैंग्वेज है ना, इंग्लिश जो कोर्ट की लैंग्वेज है, थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया तो उसके मीनिंग चेंजेस हो जाएंगे। अगर मीनिंग चेंज हो गया तो कल को कोई भी कंपनी आपके ऊपर कुछ भी कर सकती है, यार भाई इसने तो ये लिख के दिया था जी, हमने उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई कर दी, गलत हो जाएगा ना। इसीलिए आपको इंग्लिश इतनी का आनी जरूरी है कि कल को अगर आपकी नौकरी में आपको कोई नोटिंग बनानी पड़ती है या कोई किसी और की नोटिंग आपके पास आती है, कोई कोटेशन आती है, आप उसको अच्छे से पढ़ सको, ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जाने से पहले फिर वही एक अपील कि अभी तक जो बच्चों ने हमारा वॉरियर जोन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द वॉरियर जोन को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। साथ ही आपने क्या करना है, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो, ताकि क्योंकि हमारी डेली 4 वीडियोस यहाँ पे अब आ रही हैं, ठीक। तो जैसे ही आप बेल आइकन आप प्रेस करोगे तो आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। हम पहले से प्रीमियर सेट करके लगते हैं, आप अपना रिमाइंडर सेट कर सकते हो। तो अगर आप इस 4 वीडियोस को डे बाय डे आप देख रहे हो तो बड़ी आसानी से आपका जो CDS का पेपर निकला हुआ है या FCAT का पेपर निकला हुआ है वो आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो बेल आइकन को दबाओ, सब्सक्राइब करो, और अगर इस वीडियो के बारे में अगर हम बात करें, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके जो बाकी फ्रेंड्स हैं जो डिफेंस की एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो किसी भी और एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश तो क्योंकि ऑलमोस्ट हर एग्जाम में सेम ही आती है, ठीक है ना। तो उसके लिए वो जो तैयारी कर रहे हैं उनके तक भी ये चीज़ पहुँच जाए। अगर आपको लगता है यार ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, हमें समझ आ रही है, हमें अच्छी बातें मिल रही हैं, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को, साथ ही लाइक कर दिया करो और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारे एफर्ट्स किस तरह के लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।